बीएससी फर्स्ट ईयर। आप लोगों को सिलेबस के बारे में डॉक्टर लखपत ने बता ही दिया होगा कि आपके कौन कौन से पेपर्स हैं। अभी हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और एल्गी हैं आपके। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं फंजाई के बारे में। कुछ फंजाई के चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको ये थोड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे। एक जो चित्र है ये किट्रिड्स टाइप के कवकों का है और ये पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये एक पौधे के जड़ का चित्र है जिसमें जो प्लांट है उसके रूट के ऊपर बहुत सारे कवक जो है वो ग्रो कर रहे हैं। एक जस्ट आइडिया देने के लिए कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जा सकते हैं। और ये जो चित्र है ये एक फंगस का है जो कि गोबर के ऊपर पाई जाती है। नाम है पाइलोबोलस। ठीक है, जस्ट टू हैव एन इंटरेस्ट कि भाई ये इस तरह के अलग अलग जगह पर फंजाई मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कवक क्या हैं, किस तरह से हम इनको करते हैं, किन तरह के ऑर्गेनिजम्स को कवकों में लिया जाता है। तो सबसे पहले कवक जो हैं, नाम जो पड़ा है मशरूम्स से पड़ा है और इनकी जो कवकों को माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोस कहा जाता था जो छत्रक होते थे, जो अम्ब्रेला टाइप की शेप के, कई बार बारिश में आपको दिख जाते हैं, कुकुरमुत्ता जिसको हिंदी में बोला जाता है। और इनकी स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। शुरू में जो कवक थे उनको प्लांट्स के अंतर्गत रखा जाता था। प्लांट्स में थैलोफाइटा समूह जो है जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड सुकाई नहीं होता, प्लांट बॉडी बहुत अच्छे से डेवलप विकसित नहीं होती है, उनके अंदर इनको रखते थे। आइक्लर ने उन्हें उन्हीं के अंदर रखा था, प्लांटी के अंदर, थैलोफाइटा में। लेकिन बाद में व्हाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, उसमें 5 किंगडम्स रखे। उसमें एक था प्रोकैरियोटा जिसको हम मोनेरा बोलते हैं, दूसरा यूकैरियोटिक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कि प्रोटिस्टा नाम दिया उन्होंने, तीसरा था फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। अब इनमें शुरू के 2 में तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था कि प्रोकैरियोटा में जो सेल की संरचना थी वो प्रोकैरियोटिक संरचना थी। और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें अगर हम देखें तो मोटे तौर पर पोषण किस तरह से लिया जाता है उसके आधार पर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया। जैसे पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, जड़ों से अपना भोजन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, और कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश लेते हैं और फिर ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। तो वो उनको हम बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, अपना भोजन क्लोरोफिल की प्रकाश की मदद से वो स्वयं से बनाते हैं। ये एक मोटा डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है उनको। एनिमेलिया में जितने भी जीव को शामिल किया गया उनके अंदर वो भोजन लेते थे, अपना अंतःग्रहण करते थे। मतलब अब जैसे हम खाते हैं खाना, क्या करते हैं, भोजन मुंह में लेते हैं और हमारे अंदर जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको हजम करता है। ठीक है, तो हमारा जो भी ब्रेकडाउन होता है, जो हम भोजन, सॉलिड भोजन, फूड लेते हैं, और उसको ब्रेकडाउन हमारे अंदर, सिस्टम के अंदर होता है। फंजाई का जो पोषण का तरीका है वो है एब्जॉर्प्टिव, अवशोषण का तरीका, जिसमें कि जो फंगस होती है वो एंजाइम बाहर सिक्रीट करती है और उसको ब्रेकडाउन करती है, फिर उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये 3 मेजर तरीके हैं जिनके, इसलिए फंजाई को किंगडम लेवल पर ले लिया गया। ठीक है, और बहुत सारे भी क्राइटेरिया थे। जैसे फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो प्लांट के सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट है, उनका जो राइबोसोमल आरएनए है उनकी संरचना थोड़ा फ़र्क है, वो भी सब क्राइटेरिया हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये चीज़ें हैं। अब अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कवकों को तो हम कैसे करेंगे। बेसी ने कहा कि क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं 1950 में, उनको हम कवक बोल सकते हैं। क्लोरोफिलस मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते, तो वो कैसे हो गए, हेटेरोट्रॉफिक या विषम पोषी, दूसरों से अपना भोजन लेंगे। नॉन वेस्कुलर मीन्स उनके अंदर कोई भी वेस्कुलर सिस्टम विकसित नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया, ये डेफिनेशन थी। जो बेस्ट डेफिनेशन मानते हैं वो अलेक्सोपोलोस और मिम्स ने दी थी।
1979 में उन्होंने कहा यूकैरियोटिक स्पोर बेयरिंग क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स दे कैन बी कॉल्ड एज फंजाई। यूकैरियोटिक मीन्स केंद्रक जो संरचना है उसकी यूकैरियोटिक जैसी होगी, और स्पोर बेयरिंग मीन्स बीजाणु बनाते हैं इसमें, बीजाणु प्रभारी या बीज प्रभारी इनको बोलते हैं। तो जब ये रिप्रोडक्शन होता है तो इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। Achlorophilus because they are non-green, they don't have chlorophyll organisms. So this is the definition: eukaryotic spore-bearing achlorophyllous organisms can be called as fungi. अब इनके जनरल कैरेक्टर्स पर हम देखते हैं। अगर इनका हैबिटेट हम देखें कि कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, तो लगभग करीब सर्वव्यापी मान लीजिए, यूबिक्विटस हम इनको कह सकते हैं कि कहीं पर भी बहुत अलग तरह के एनवायरनमेंट में ही मिलते हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है किट्रिड्स, जो मैंने आपको सबसे पहला फ़ोटो दिखाया था, पानी के अंदर जब भी पाए जाएंगे तो सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, या पानी में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं या जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है स्थलीय प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आप कई तरह की कैटेगरीज देख सकते हैं, जैसे मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, जो कि मिट्टी में फ्री रहते हैं। तो जो मिट्टी में सड़ी गली पत्तियां होती हैं, प्लांट के रेमनेंट्स होते हैं, एनिमल के रेमनेंट्स होते हैं, उनके ऊपर ये उगते हैं। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसके ऊपर ये उगते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एगारिपकस है, और आपका म्यूगर है, ये इस तरह के हैं। कुछ होते हैं जो कि मिट्टी में रहने वाले जो कीड़े होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं और उनको खाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है डैक्टिलेला, ये थोड़ा सा जो दलदली एरिया होता है उनमें पाई जाती हैं। फिर सहजीवी होते हैं। सहजीवी मीन्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं लेकिन उनको बेनिफिट देते हैं। जो आपको फोटो रूट्स का दिखाया गया था सबसे पहले माइकोराइजा का, उसमें ये प्लांट्स के रूट्स के ऊपर रहते हैं। प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं इनको एक तरह से जगह प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर देती हैं कि भाई ये उनके ऊपर रह सकते हैं, और बदले में जहाँ पर भी ये फंगस होते हैं, ये फंगस मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषण लेते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट्स को। तो अगर डेफिशिएंट सॉइल होती है वहाँ पर, ये माइकोराइजास उन पौधों को रहने में, एस्टेब्लिश करने में और पौधों को मिनरल एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। फिर शमल रागी होते हैं, कॉप्रोफिलस जिनको हम बोलते हैं, जैसे गाय का गोबर है, घोड़े की लीद है, इस तरह का जो मटेरियल होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं। जो तीसरा फोटो आपको दिखाया गया था बहुत इंटरेस्टिंग सा, वो पाइलोबुलस का, जो कि जो घोड़े की लीद होती है उसके ऊपर ये ग्रो करता है। आप खुद उसको लैब में भी उगा सकते हैं इस तरह से। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल पैरासाइट्स खास करके, जो पौधे या एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, मिट्टी पर पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, उनके ऊपर पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेरिया है, एल्ब्यूगो है, ये पैरासाइट्स हैं। एक और कैटेगरी होती है जिनको हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स। हाइपर पैरासाइट्स कवकों के ऊपर ही पैरासिटिक होते हैं। आमतौर पर आप जब हम पैरासिटिक या परजीवी की बात करते हैं तो परजीवी मीन्स दूसरे सजीव पौधे, लेकिन ये जो हाइपर पैरासाइट होते हैं ये कवकों के ऊपर ही पैरासाइट के रूप में रहते हैं। एक एग्जाम्पल इसका है अंडरल्यूका कैरिसिस। ठीक है। तो ये उनके ऊपर ग्रो करते हैं। अब हम देखते हैं कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जो प्लांट बॉडी जैसे हम बोलते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, आप एंजियोस्पर्म को हम देखते हैं तो जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है। तो ऐसा कवकों में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखेंगे तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो होता है एक कोशिकीय हो सकते हैं, या दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कि धागेनुमा संरचनाएं होती हैं उनके अंदर, उनका जाल होता है। तो इस तरह का धागेनुमा संरचना जो होती है उसको हम बोलते हैं फंगल हाइफी, और उसका जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं कवक जाल या माइसीलियम। तो उसी तरह से थैलस को हम बोलते हैं नॉन माइसीलियल, मतलब जिसमें कि नेटवर्क नहीं है, और दूसरा माइसीलियल।
नेटवर्क अगर नहीं है तो हमको दो तरह की थैलस मिल सकता है। एक प्लाज्मोडियम जो कि स्लाइम मोल्ड्स में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती और ये फ्लेक्सिबल होता है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और दूसरा टाइप जो आप बहुत कॉमन जो आप देखते हैं वो है यीस्ट। यीस्ट के बहुत एग्जांपल आप देखते होंगे, ब्रेड मेकिंग में आता है, वाइन इंडस्ट्री में आता है। तो ये और एक यीस्ट नहीं होते, सैक्रोमाइसिस हम एक जानते हैं, लेकिन ऐसे और भी तरह के होते हैं जिनको हम यीस्ट की एक कैटेगरी में डालते हैं। ये सब यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के नॉन माइसिल टाइप्स होते हैं। माइसिलल टाइप में जब माइसिलियम बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो दो परिस्थिति हो सकती है, सेप्टेट या एसेप्टेट, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए नॉन माइसिलल टाइप पे आपको दिख रहा है, यूनिसेलुलर है, यीस्ट है, ऑल्पिडियम और ईस्ट करके। कभी कभी क्या होता है, जब ये जो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं ये बार बार डिवाइड करते हैं और एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वो एक जाल तरह का संरचना बनाते हैं। इस तरह की जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं सूडो माइसीलियम, ठीक है, क्योंकि ये कवक जाल के जैसा होता है, सत्य कवक जाल नहीं होता। अब आते हैं कि ये जो माइसिलल टाइप है किस किस तरह के होते हैं। तो एक आप यहाँ पर देख रहे हैं सिनोसिटिक, जिसमें कि जाल बना हुआ है और बहुत सारे केंद्रक इसमें हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरा जैसे पाइप होता है, अगर पाइप सीधा सीधा होता है, पाइप का आप जाल बना लीजिए और उसमें बीच में कहीं पे भी कोई जुड़ाव नहीं है, आपस में सिर्फ नेटवर्क बना हुआ है। तो इस तरह का जो संरचना होती है वो एसेप्टेट होगी। और क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं तो इसको हम बोलते हैं संकोशिकी या सिनोसिटिक, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। और सेप्टेट अगर जब होता है तो जो जैसे तंतु है, तो तंतु के क्रॉस सेप्टम इसमें बन जाते हैं, जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई भी पड़ रहे होंगे। जैसे एक ये है, यहाँ पर देखेंगे आप इसमें। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हर प्रति कोशिका में कितना केंद्रक है, उसके हिसाब से आप मोनोकैरियोटिक यानी एक केंद्र की कवक जाल हो सकता है, या फिर ये देखिए दो हर एक में कोशिका में आपको नज़र आ रहे हैं तो द्विकेंद्र की हो सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एक कोशिका है उसमें एक से दो से ज़्यादा भी केंद्रक हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बहुकेंद्र की। तो सेप्टेशन के अंदर प्रत्येक कोशिका में, हर सेल में डिपेंडिंग अपॉन कितना केंद्रक है, हम उसको मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक या मल्टीन्यूक्लिएट माइसीलियम बोल सकते हैं। डाइकैरियोटिक में फिर से हम कई बार बाइफरकेट करते हैं कि होमोकैरियोटिक है या हेट्रोकैरियोटिक है। यदि दो केंद्रक दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उसको हम हेट्रोकैरियोटिक या विषम केंद्र की बोलते हैं। और यदि दोनों केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं तो हम उनको एक सम केंद्र की बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सेप्टेशन, फिर जब सेप्टेशन बन रहा है तो सेप्टेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सेप्टेशन के टाइप्स हम देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेप्टेशन के। इसमें तीन तरह के कई तरह के सेप्टेशंस होते हैं। वैसे मोटे तौर पर देखें तो पोरस हो सकता है, नॉन पोरस हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड जो सेप्टम होता है, आमतौर पर ये सॉलिड सेप्टम एडवेंटिशियस होता है और इसको तभी बनता है ये कवकों में जबकि जो माइसीलियम में बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसको बाकी के साइटोप्लाज्म में अलग करना हो। फॉर एग्जांपल अल्ब्यूगो में बनता है ये। अल्ब्यूगो आमतौर पर एसेप्टेट सिनोसिटिक फंगस है, लेकिन जब साइटोप्लाज्म का इनफ्लो होता है कहीं पर और पीछे के माइसीलियम से अलग उसको करना हो तब वहाँ पर ये बनता है, ठीक है। फिर एक सिंपल सेप्टम हो सकता है जिसमें कि जो वॉल होती है वो अंदर, जैसे इसमें आप देख रहे हैं वॉल अंदर की तरफ ग्रो करे, सिर्फ एक सेंट्रल पोर है इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटन टाइप ऑफ सेप्टम विथ सिंगल पोर, सेंट्रल सिंगल पोर, ठीक है। तो ये सिंपल पोर हो गया जो एस्कोमाइसिटीज़ में पाया जाता है। फिर इसके बाद में एक दूसरा टाइप आता है, जैसे इसमें देखेंगे आप, इसमें कि बहुत सारे पोर है, जैसे चलनी होती है, चलनी में बहुत सारे पोर्स होते हैं ना, इस तरह से ये होते हैं। अगर आप एलएस देखेंगे तो आपको ऐसे सेप्टम के बीच में बहुत सारे अलग अलग कट्स दिखेंगे। और अगर आप क्रॉस सेक्शन इसको काटेंगे, ऊपर से देखेंगे सेप्टम को आप सरफेस व्यू में, तो आपको इस तरह से बहुत सारे छेद नज़र आएंगे। ये जियोट्राइकम में पाया जाता है, ठीक है। देन एक होता है बॉर्डर्ड पिट। अगर आपने पाइनस के बारे में पढ़ा होगा तो पाइनस में क्या होता है, जब क्रॉस सेप्टम होते हैं ट्रैकिड्स में,
तो जो छेद होता है, जो पोर होता है, उसके दोनों तरफ सेप्टम जो है एक छतरीनुमा कवर कर लेता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार की संरचना ये यहाँ पर है। एक पोर है, पोर के दोनों तरफ में ये सेप्टल स्वेलिंग है, तो इसको बॉर्डर्ड पिट टाइप सेप्टम कहते हैं, जो कि ट्राइकोमाइसिटीज़ में, म्यूकोरेल्स में, इनमें पाया जाता है ये। ठीक है। और एक लास्ट प्रकार का जो है जिसको हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम, ये खास बात है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में अगर ये सेप्टम पाया जाए तो हम ये उसकी पहचान है उस समूह की, बेसिडियोमाइसिटीज़ में पाया जाता है। इसके अंदर सेप्टम के ऊपर अलग से एक स्वेलिंग होती है, और उसके भी ऊपर आप देखें ये जो ब्लैक कलर से हाइफल वॉल सेप्टम, और उसके ऊपर मेम्ब्रेन है दोनों तरफ कवरिंग। ये मेम्ब्रेन जो है उसकी पोर के साइज़ को कंट्रोल करती है, और एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जो भी मटेरियल का ट्रांसफ़र होना होता है उसको भी वो रेगुलेट करती है कि कितना साइज़ का पार्टिकल, कितना साइज़ का संरचना एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकती है। ढोल छिद्री बोलते हैं इसको, जैसे ढोल होता है ऊपर से ऐसे फूला हुआ होता है, बैरल टाइप मान लीजिए आप, उस तरह का संरचना ये होती है। और इस तरह तो अलग अलग टाइप्स जो होते हैं उनके अंदर इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेप्टम इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम बोलेंगे कौन कौन सी संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं।